हाय एवरीवन, दिस इज अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी। सेट के ऊपर हमने एक सीरीज शुरू करी है और पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अगर जो बच्चे DSSB TGT PGT मैथ्स का या HTET TGT PGT मैथ्स के लिए कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी अचीवर्स एकेडमी ऐप पे सभी कोर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं तो मेरे चैनल पे आपको DSSB की, TGT की, PGT की और HTET TGT PGT सब मैथ्स से रिलेटेड हर तरह की वीडियो, हर तरह का कंसेप्ट यहाँ करवाया जाएगा। बट फिर भी मैं वही कहती हूँ कि कोर्स लेना किन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, जिन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट दे चुके हैं और अब उनको लगता है कि वो इस जो ये आपका मौका आया है इस मौके को नहीं खोना चाहते, तो उन बच्चों को कोर्स ज़रूर ले लेना चाहिए। कोर्स लेने के 3 फ़ायदे आपको ज़रूर मिलेंगे। एक तो आपको नोट्स PDF प्रोवाइड टाइम से हो जाएगी। दूसरा, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके पास एक टीचर होगा जिससे आप डाउट सेशन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और तीसरा, आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। अगर आपके पास रेगुलरिटी या कंसिस्टेंसी नहीं रहते आपकी पढ़ाई में, 3 दिन पढ़े 4 दिन नहीं पढ़े या कुछ भी कह लीजिए, रेगुलरिटी किसी भी कारण से टूटती है तो आपको एग्जाम में ये मान के चलिए तो फिर आप खुद से ही कह रहे चलो हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। बट अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो करना है और यही वाली वैकेंसी मुझे चाहिए, देन माई एडवाइस टू एवरीवन, गो विद द कोर्स। ठीक है, जहां आपको अच्छा लगे वहां ले लीजिए, बट बी रेगुलर विद दैट। और अगर आप में खुद में इतना डिटर्मिनेशन है कि नहीं मैं तो खुद से ही तैयारी कर सकता हूँ, देन इट्स ओके। आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेंगी। वही मैंने कहा था, सब्सक्राइबर होंगे, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे तो वीडियोस मैं एक की बजाय 2 दूंगी और बहुत जल्दी फिर ऑनलाइन क्लासेस भी हम यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। सो बच्चे, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक नोटेशन से स्टार्ट करते हैं। पावर P of A डॉट B, ये एक नोटेशन है। ठीक है, लास्ट हमने कल क्लास में ये छोड़ा था पावर सेट ऑफ A, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। P of A डिनोट करता था पावर सेट ऑफ A को, और पावर सेट ऑफ A अपने आप में एक सेट है। और मैंने आपको बताया था कोई भी सेट कलेक्शन होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट मीन्स ये भी अपने आप में एक सेट है। और इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किसी ना किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि वो सबसेट होना चाहिए, सबसेट ऑफ A। दैट मीन्स पावर सेट ऑफ A आपके पास कलेक्शन है ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A की। ठीक है, एग्जाम में जैसा आपको फॉर्मूला आपने 11th-12th में पढ़ रखा है उसको उस नज़रिए से नहीं देखना, एग्जाम के नज़रिए से देखना है। और एग्जाम का नज़रिया ये होता है, उसको पूरा खंगाल दो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अच्छी तरह समझ लो। P of A जस्ट ऐसे याद नहीं करना कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स हो गई। ये भी मान के चलो कि अगर ये कलेक्शन है और ये सेट बन रहा है तो P of A एक सेट है, यानी इसका ऑर्डर होगा। फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, वो A पे डिपेंड करेगा, क्योंकि P of A के जो एलिमेंट होंगे वो A के क्या होंगे? सबसेट। तो अगर मैं ये कहूँ A के अंदर 1 2 3 है तो क्या सिंगलटन 3 एलिमेंट है P of A का? तो हम कहेंगे यस, P of A का एलिमेंट है। तो सिंगलटन 3 बिलोंग करेगा P of A में, बट सिंगलटन 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A। वाई? बिकॉज ये इसका सबसेट है और सिंगलटन 3 सबसेट होगा A का। ठीक है, ये मैं क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 देन विच वन ऑफ द इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन सिंगलटन 1 बिलोंग्स टू A, सेकेंड ऑप्शन सिंगलटन 1 सबसेट ऑफ A, सिंगलटन 1 बिलोंग्स टू P of A, सिंगलटन 1 डज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, यहाँ पे आप A की बजाय P of A डाल दीजिए। ठीक है,
तो इस तरह से मान लीजिए कुछ दे दिया, तो आपको यहाँ पावर सेट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि पावर सेट अपने आप में एक सेट है और जो उसका एलिमेंट है वो ए का क्या है, सबसेट, और एलिमेंट अपने सेट के अंदर बिलोंग करता है, एलिमेंट अपने सेट के अंदर क्या करता है, बिलोंग, और पावर सेट का एलिमेंट कौन है, ए का सबसेट। तो 1 2 3 से जितने सबसेट बनते हैं ए के, उनमें सिंगलटन 1 है एक सबसेट, सिंगलटन 1 ए का सबसेट है। अगर सबसेट है तो ये बिलोंग का साइन तो नहीं आएगा। सिंगलटन 1 ए का सबसेट है तो वो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग वाला ठीक है भाई, क्योंकि वो तो सबसेट वाला आएगा। सिंगलटन 1 पावर सेट ऑफ ए का क्या है, एलिमेंट है, तो ये बिलोंग का साइन करेक्ट है, तो यानी ये ऑप्शन जाएगा। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, सिंगलटन 1 ए का क्या है, सबसेट है, तो इसके अंदर जाएगा। तो आपने हर ऑप्शन को ऐसे चेक करना है कि एग्जैक्ट, अगर इसको ऐसे आपने ज़रा सा भी दिमाग नहीं लगाया ना तो बहुत आसान क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई होप जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आप समझ रहे हैं कि एग्जाम में फोकस और नज़रिए की ज़रूरत है कि आप कैसे किन चीज़ों को पढ़ते हैं। सो दिस इज़ क्लियर। ये था हमारा कल वाला कि पावर सेट हमने पढ़ा था, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट खुद सेट की फॉर्म में है और वो सबसेट किसके हैं, ए के। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम करेंगे पी ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे हम, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए डॉट बी, ये जो नोटेशन है क्या ये भी एक सेट है, ऑफ कोर्स ये नोटेशन जो है ये भी एक सेट है। अगर ये सेट है तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, क्या इसमें भी सबसेट्स आएंगे, ऑफ कोर्स इसके एलिमेंट भी क्या होंगे, सबसेट होंगे, सबसेट ऑफ ए। लेकिन सबसेट ऑफ ए एलिमेंट तो पी ऑफ ए के बनते थे, तो ये डॉट बी क्यों लगा रखा है। डॉट बी का मतलब क्या है कि ये जो पावर सेट ऑफ ए है ना, विच कंटेन्स बी, यानी ए के वो सबसेट जो बी के सभी एलिमेंट को कंटेन करते हैं, वो जो बनेंगे सबसेट, उनकी कलेक्शन को पी ऑफ ए डॉट बी हम कहते हैं। ये सेमीकोलन का साइन है। आई रिपीट, सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बी, जो बी के एलिमेंट्स को कंटेन करे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ए में मैंने कहा ए बी सी डी, और बी मैंने एक सेट ले लिया ए और बी, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, सेट है। सेट का मतलब ये क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन किसकी, सबसेट्स ऑफ ए की, और ए के कौन से सबसेट, जिनमें बी के एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर मुझे फाइंड करना है पी ऑफ ए बी, ये फाइंड आउट करो, तो मैं इसमें कैसे करूंगी, सॉल्यूशन क्या होगा मेरा, सबसे पहले मैं कलेक्शन लूंगी ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो ऑल सबसेट्स ऑफ ए मैं लिखूंगी, दैट मीन्स मैं पी ऑफ ए लिखूंगी, और पी ऑफ ए में सबसे पहले कौन आएगा, 5। मैं कलेक्शन लिख रही हूँ, फिर सिंगलटन ए, फिर कलेक्शन हमेशा ऐसे ही बनानी है, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है, चारों के सिंगलटन, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, सिंगलटन डी, फिर ए बी को कंबाइन कर दिया, ए बी बी सी, फिर आपका सी डी, फिर आपका डी ए। ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं बच्चा सोचे डी ए लिख दिया तो मैं ए डी लिखूँ, डी ए और ए डी इज़ सेम, ओके। फिर 3 की कलेक्शन, ए बी सी, फिर बी सी डी, फिर सी डी ए, और उसके बाद डी ए बी, लाइक दैट, ठीक है। फिर चारों मतलब खुद पूरा ए बी सी डी यानी ए हो गए। अब देखो इसमें कितने सेट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या इसमें 14 ही बनेंगे, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो भाई, अगर ए का ऑर्डर कितना है 4, तो ए के कितने सेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए का फॉर्मूला सबको ही पता होगा, 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए, एम आई राइट, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ
पावर सेट ऑफ ए, यानी पावर सेट ऑफ ए का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 16 होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में ए के सभी सबसेट शामिल थे और ए में 16 सबसेट, ए के 16 सबसेट बनते हैं, तो 16 के 16 सबसेट पावर ऑफ ए में जाएंगे, पावर सेट ऑफ ए में जाएंगे। पावर सेट ऑफ ए में 16 एलिमेंट है तो 16 आने चाहिए, बट हमारे क्या आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहे हैं, 2 मिस हैं। कौन कौन से मिस कर दिए भाई हमने, ए बी डी लिया हमने कहीं नहीं, ए बी सी लिया, ए बी डी नहीं लिया, नहीं ले लिया, ए से बी से सी से डी से 4 तो आपके यही हो गए, ए बी हो गया, फिर ए सी हो गया, ए सी हुआ है कहीं नहीं, ए सी रह गया हमारा, तो ए सी ले लिया। ठीक है, ऐसे करा करो, ए बी ए सी और ए डी। ठीक है, तो जैसे ये ए बी हो गया, ए सी हो गया और ये आपका ए डी हो गया, फिर बी से शुरू हो जाओ, बी सी बी डी, पीछे नहीं जाना। कैसे बनाना है, ए को पकड़ा आगे वाले लगा दो, ए बी ए सी ए डी बन गया। अब बी को पकड़ा, पीछे मत जाना क्योंकि ए बी बन चुका है, बी ए और ए बी सेम होगा, उसको रिपीट मत करना। बी को लिया, बी सी और बी डी, देखो बी डी भी नहीं है ना, वही छोड़ दिया हमने, ये लो भाई, अब हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 16 सबसेट्स आ गए ए के, और ये सारे 16 सबसेट्स को अगर मैं अब एक ब्रैकेट में डाल दूं, इस ए सी को भी ना यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको डाल दिया एक ब्रैकेट में, अगर ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया तो अब ये पूरी क्या बन गई, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है भाई, पावर सेट ऑफ ए बन गया। यहाँ ये फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया, पावर सेट ऑफ ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, ए के जितने सबसेट्स हैं। ठीक है, और ए के कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए कर दो। ठीक है, तो उतने उसके सबसेट आएंगे और वही नंबर क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर या उसका ऑर्डर बन जाएगा। क्लियर। अब आ जाइए, हमारा जो क्वेश्चन था कि भाई हमें तो निकालना है ये P ऑफ A कॉलन B। ठीक है, इसका मतलब क्या था, इसके अंदर A के वो सबसेट जो B के एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। B को देखो भाई ध्यान से, कौन कौन से एलिमेंट है B में, A और B, तो इनमें वो चूज करो जिनके अंदर A B दोनों आ रहा हो। एक तो ये खुद A B हो गया, और A B किस में आ रहा है, देखिए ये रहा, एक A B C में भी A B आ रहा है, A B और किस में आ रहा है भाई, इसमें भी A B आ रहा है और इसमें भी A B आ रहा है। तो इन 4 सेट में, तो इनकी कलेक्शन मैं बना लेती हूँ। पहले कलेक्शन सिर्फ A B वाली, दूसरी A B C वाली, और तीसरी D A B वाली, और चौथी क्या है, A B C D वाली। बात समझ आ गई। अब ये हमारे पास A के वो सबसेट हैं, ये हमारे पास A के वो सबसेट हैं, A के वो सबसेट जो B को कंटेन करते हैं, तो इस कलेक्शन का नाम क्या रहेगा, P A कॉलन B। ओके, यानी पावर सेट ऑफ A विच कंटेन्स B। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, आपके 4 हैं। सो दैट इज योर आंसर। आगे देखिए, यस क्लास, अब ये 2 क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं, एक आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि इसका क्या राइट आंसर है जो आप लोग सोचते हैं और आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें हिंट दे देती हूँ कि अभी जो मैंने आपको बताया था कि अगर एलिमेंट है तो बिलोंग का साइन आता है, सबसेट है तो कंटेन का साइन होगा, तो जस्ट वही है कि एक सेट दे दिया, 1 2 एक सेट है, बट ये क्योंकि इस कलेक्शन के अंदर है, देखो ध्यान से समझो, ये वाली जो कलेक्शन, ये कर्ल ब्रैकेट और ये कर्ल ब्रैकेट, इस कर्ल ब्रैकेट के अंदर जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं वो A के एलिमेंट हैं। अब चाहे ये खुद अपने सेट की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में, 1 2 एक ठीक है, एक सेट की शक्ल है, कलेक्शन है, कर्ल ब्रैकेट है तो वो एक सेट दिख रहा है आपको, बट क्योंकि वो एक पूरी कलेक्शन बन के A के इक्वल है, दैट मीन्स ये और ये A के क्या हैं, एलिमेंट हैं। अगर ये तीनों A के एलिमेंट हैं तो इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो आपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड, चेक वेदर द गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। आपने चेक करना है कि इन चारों में से कौन से सेट्स इक्विवेलेंट होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो ये हमारी डे 2 की क्लास है और डे 1 में हमने इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी।
अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख ले। और अभी भी इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इक्वल और इक्वल सेट्स में क्या होगा। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर सकते हो इसको। इक्वल सेट्स में हम क्या कहते थे, आइडेंटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए, एलिमेंट सेम हो और ऑर्डर ऑफ सेट भी क्या हो, सेम हो। यानी ऑर्डर ऑफ सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या हो, सेम हो। समझ आ रही है बात? एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर दो सेट की बात कर रही हूँ, ए इक्वल टू बी, तो ए और बी में जो एलिमेंट ए के अंदर है वही बी के अंदर हो। ऑर्डर का और रिपीटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर और जो आपकी रिपीटेशन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑर्डर और रिपीटेशन का कोई भी डजंट इफेक्ट, कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इफेक्ट ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। सुन लो ध्यान से, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट पहले नंबर पे लिखा या दूसरे पे लिखा या तीसरे पे लिखा, 10 बार रिपीट करा, 15 बार रिपीट करा, सेट के ऑर्डर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। और यहाँ बात किसकी हो रही है, ऑर्डर ऑफ द सेट सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर ए के अंदर 10 एलिमेंट हैं तो बी के अंदर भी कितने हो, 10 हो। और जो 10 इसमें है वही 10 एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, चाहे वो आगे पीछे हो, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। बट अगर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट की सिर्फ ये कंडीशन की नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ है, जो सेट इक्वल है वो तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। यस, every equal set is equivalent, but every equivalent set may or may not be equal। ओके, तो ये बात समझ आ गई है। अगर सेट को इक्विवेलेंट शो करना है और आप बता दो कि वो दोनों सेट इक्वल हैं, तो 100% वो इक्विवेलेंट बन जाएगा। और अगर सिर्फ इक्विवेलेंट की डेफिनेशन देखी जाए तो सिर्फ हम ये देखते हैं, एक सेट इक्विवेलेंट होगा बी सेट के अगर ए और बी का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। तो जितने एलिमेंट इसमें हैं वही एलिमेंट इसके अंदर होंगे, तो ऑर्डर तो सेम होगा ही। ठीक है भाई, अब इसको चेक करते हैं। देखो भाई, इंटरवल के अंदर आपको सेट की डेफिनेशन गिवन है। आई थिंक इंटरवल सभी बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं। क्लोज इंटरवल में हम लास्ट वाले एलिमेंट्स को शामिल करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर ये होता है, और रियल्स, पूरे रियल नंबर्स को इंक्लूड इसमें हम करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ कोई एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, a इज इक्वल टू 2,3। इसका मतलब ये हुआ रियल लाइन में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 2 और 3 ये भी शामिल और इनके बीच का हर एक एलिमेंट, रैशनल इर्रेशनल सब कुछ शामिल। तो ये पूरा तुम्हारा हो गया ए इंटरवल। ठीक है, अब ए तो तुम्हारा ये दे दिया, बी सेट क्या दिया है, ए ऑप्शन को डिस्क्राइब कर रही हूँ। बी सेट क्या है, बी के अंदर कहता वो एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा आर को, और एक्स जो है वो 3 के इक्वल होगा और 2 से बड़ा और 2 के इक्वल। तो बताओ भाई, इसको भी डिफाइन करें, वो सारे एक्स जो या तो 2 होंगे या 2 से बड़े, 3 होगा या 3 से छोटा, तो वो भी तो यही डिफाइन कर रहा है। शेड करके देखो तो इसको भी यही शेडिंग मिल रही है और इसको भी यही शेडिंग मिल रही है। दैट मीन्स ए किसके इक्वल हो गया, बी के। अगर ए और बी इक्वल हो गए तो इक्विवेलेंट तो ये हैं ही। तो यस, दीज आर इक्विवेलेंट। ओके, नाउ लेट्स चेक द सेकंड। ए आपका -3,5 है और इसमें देखिए -3 और 5 दोनों तरफ से क्लोज है, बट हेयर देख, चेक कीजिए ध्यान से, 5 के साइड में आपका इक्वल का साइन है लेस देन वाली आइडेंटिटी में, बट -3 के एक्स जो है जस्ट ग्रेटर है, इक्वल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ -3 को नहीं लिया गया।
-3 को एक्सक्लूड किया गया है, यानी इस कलेक्शन में -3 नहीं आएगा। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये भी इनफाइनाइट कलेक्शन, ये भी इनफाइनाइट कलेक्शन, बट इस इनफाइनाइट में -3 है और इसमें -3 नहीं है। तो सीधी सी बात है, उसमें एक एलिमेंट कम हो गया, एक एलिमेंट कम हो गया, तो ऑर्डर तो हम सेम नहीं कह सकते, है ना। तो हम ये कहेंगे दिस सेट्स आर नॉट इक्विवेलेंट एंड नॉट इक्वल। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं। आगे देखिए, बाकी आपने पार्ट्स खुद से चेक करने हैं। यस गाइस, न्यू क्वेश्चंस देखिए इसमें, ये 3 क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, अभी करवाएंगे, सॉल्व करेंगे इनको, और एक क्वेश्चन और इसके बाद है, उसके बाद दैट्स इट। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ट्रिकी हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, ये दिखने में टफ लगता है कुछ नहीं। ए आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट 2n+1 है। अब सुनो ध्यान से, n आपका z यानी इंटीजर में बिलोंग कर रहा है और 2n+1 एक ऑड नंबर को बताता है। n अगर इंटीजर है और ऑड नंबर यानी जितने भी ऑड इंटीजर हैं वो a के अंदर आ गए। n z में बिलोंग करेगा तो n को यहाँ पे z में सबसे पहले 0 भी अगर आ जाएगी तो 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, +1 पुट करेंगे तो +2, और यहाँ पे -1 पुट किया n की जगह तो -2, n को 2 पुट किया तो 4, n को -2 पुट किया तो -4, यानी जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव इवन इंटीजर हैं वो इसमें आ जाएंगे, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव ऑड इंटीजर हैं वो इसमें आ जाएंगे, 0 इसमें आ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, a के अंदर तो सारे ऑड और b के अंदर सारे इवन और 0। तो इन दोनों की जब मैं यूनियन करूंगी, क्या करूंगी, यूनियन, तो एक तरह से मैं ऑड इंटीजर की और यूनियन किसकी हो रही है, इवन इंटीजर, और जिसके अंदर 0 भी शामिल है। ठीक है, इन सब की यूनियन करके इसका मतलब मुझे तो पूरा क्या मिल रहा है, इंटीजर सेट। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा Z, यानी कंप्लीट Z आपको इसमें मिल जाएगा। दोनों को आप करेंगे तो इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन आपके पास कैसे आएंगे, Z दे दिया, Z+ दे दिया, Z- दे दिया, नन ऑफ दीज दे दिया। Z का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर इवन ऑड सब इंटीजर, आप सबको आई थिंक पता है, जिसके अंदर प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह का नंबर आ जाएगा, तो वो सारे नंबर इसमें ही आएंगे, क्योंकि ये ऑड की कलेक्शन होगी, ये इवन की होगी और इसमें 0 भी होगी। ठीक है, Z+ में सिर्फ पॉजिटिव नंबर, Z- में सिर्फ नेगेटिव नंबर, ये तो आपके ऑप्शन गलत हैं, नन ऑफ दिस नहीं होगा, सो दिस इज द करेक्ट। क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Na आपको गिवन है, n बिलोंग कहाँ कर रहा है, नेचुरल नंबर में। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, n3 और n5 की इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले n3 बनाओ। ठीक है, n3 बनाने के लिए उसने ये दिया कि अगर n के पैर में a है ना, तो a को किससे मल्टीप्लाई करना है, n से, और n किसका मेंबर है भाई, नेचुरल नंबर का। यहाँ ध्यान रखो, n z का था तो z को मैं प्लस माइनस कुछ भी ले सकती थी n की वैल्यू, क्योंकि z में नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ है, बट नेचुरल नंबर तो आपके 1 से ही शुरू करते हैं, तो आपने नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू करना है, पुट करना। तो n को 1 पुट करेंगे 1a, n को 2 किया 2a, n को 3 करा 3a, दैट मीन्स a 2a 3a 4a 5a एंड सो ऑन। n5 में n3 और n5, तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन होगी वो 3 की टेबल होगी, क्योंकि a तो आपका 3 हो गया है ना। अगर चलो पहले सॉल्व करके इसको थोड़ा बता देती हूँ। 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की यही डेफिनेशन हुई, a की जगह 3। अब n को मैं 1 पुट करूंगी तो 3, n को 2 पुट करा तो 3 2 जा 6, n को 3 पुट किया तो 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से n5 जो होगा वो 5 की टेबल होगी। ठीक है, और हमें क्या करना है, n3 इंटरसेक्शन n5, दैट मीन्स दोनों की इंटरसेक्शन। क्या इसमें 5 आ रहा है, नहीं, इसमें यानी ये 15 और ये 15 ये आ रहा है। पहला एलिमेंट कॉमन कौन आ रहा है, 15 और 15। और अगला मैं बता देती हूँ, 15 की टेबल 30, क्योंकि 3 की टेबल में 30 आएगा और 5 की टेबल में भी 30 आएगा, बिल्कुल, और अगला आएगा 45। बात समझ आ गई ना। ठीक है, तो 3 और 5, इसका मतलब ये किसकी टेबल बन रही है, 15 की ना। 3 की टेबल जब बन रही थी तो आपने उसको n3 लिखा, 5 की टेबल जब बन रही है वो n5 है, ये 15 की टेबल बन रही है तो ये क्या लिखा जाएगा, n15, और ये आपका ऑप्शन होगा n3 इंटरसेक्शन n5 की वैल्यू क्या आ गई, n15। इसका आंसर क्या आ गया, n15।
एग्जामिनर क्या कहेगा, एग्जामिनर कहेगा N3 N5 या C N10 या D N15, कुछ भी दे दे। तो ये देखने में थोड़ा सा लगता है भाई पता नहीं क्या दे दिया है, कुछ नहीं, ध्यान से समझोगे तो सिंपल क्वेश्चन है। N3 ओपन किया, N5 ओपन किया, सिर्फ इतना देखा, N3 3 की टेबल है, N5 5 की टेबल है, इंटरसेक्शन में 15 30 45 आ रहा है, दैट मीन्स 15 की टेबल है, तो इसको N15 बोल दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो एक्स और वाई की वो वैल्यूज ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट बन रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आप सभी को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन होती है, आर स्क्वायर। तो 25 को क्या मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स ये जो है मेरे पास, इसको रब कर देते हैं यहाँ से, ओके, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर है वो एक सर्कल है। तो ए जो है ना ये हमारे पास कलेक्शन किन की है, कलेक्शन उन पॉइंट्स की है विच लाइज ऑन सर्कल। इसको ऐसे पढ़ना है। एग्ज़ाम क्रैक ऐसे नहीं होता कि आपने सिर्फ रट लिया, एग्ज़ाम क्रैक होता है कि आपने उस रटे हुए फॉर्मूले को एग्ज़ाम में क्वेश्चन को किस नज़रिए से देखा है और कैसे आपने उस मतलब स्टेटमेंट को बोलना शुरू किया है और कैसे आपने अपने याद किए हुए फॉर्मूले को उसको अप्लाई किया है। अगर सिर्फ यही पढ़ते रह जाओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो दिमाग कुछ काम नहीं करने वाला। इसको पढ़ना कैसे है, वो पॉइंट जो सर्कल पे लाई करते हैं, वो पॉइंट जो इस कर्व के ऊपर लाई करते हैं। अब ये कर्व कौन सा है अभी बताऊंगी। तो यानी ए का मतलब तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स विच लाइज ऑन सर्कल। अब ये सर्कल की इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो हम ये सर्कल बना लेते हैं। रेडियस 5 ले ली, 1 2 3 4 5। ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है भाई, एडजस्ट कर लेना। ये लो, चलो भाई -5, ये तो बड़ा, चलो कोई बात नहीं, 5 यहाँ पे भी -5। रेडियस तो पॉजिटिव रहेगी, डायरेक्शन बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। अब ये तो हो गया आपको क्लियर। ए के अंदर हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। ए के अंदर वो पॉइंट्स जो किसके ऊपर लाई करेंगे, सर्कल पे। अब आ जाओ भाई बी की बारी। बी के अंदर कौन से पॉइंट्स हैं जो लाई करते हैं इस कर्व के ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है। अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता ना तो मैं इसको भी सर्कल की इक्वेशन बना देती, बट अब ये तो 16 है तो ये सर्कल नहीं बनेगा। क्या करना है, ये जो राइट साइड है इससे डिवाइड करके इसको 1 बना दो। तो यहाँ से ये हटा, ये 1 हो गया, 144 144, ठीक है भाई। 16 की टेबल आती होगी, 16 1 × 16, 16 9 × 144, कैंसिल कर दो भाई, यहाँ पे कैंसिल होगा, ये आपका आ गया 9। 144 को क्या लिख सकते हैं, चलो यहीं मिटाते आगे काम करेंगे। इसको लिखा 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद होगा, कॉनिक सेक्शन में इसको कहते थे एलिप्स। क्या बोलते थे, एलिप्स। और इसकी मेजर एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस। तो ये आपका कुछ इस तरह का बनेगा, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस के नीचे इंटरसेप्ट कितना है 3। तो ये ऊपर 5 को कट कर रहा था वाई एक्सिस को, तो नीचे कहाँ कट करेगा 3 को। यहाँ ये 5 को कट कर रहा था तो यहाँ किसको कट करेगा 3 को, और ये डिस्टेंस -3 है। बात समझ आ गई। अब बताओ आगे क्या क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब सुनो ध्यान से, ये एक सेट है, ये एक सेट है और इनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, एक सेट होगी। अगर इंटरसेक्शन एक सेट है तो इंटरसेट के अंदर कुछ पॉइंट्स लाई करेंगे। पॉइंट कौन से, जो इसके ऊपर भी हैं और जो इसके ऊपर भी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट इंटरसेक्शन के अंदर होंगे। आई रिपीट, क्वेश्चन को वैसे मत देखो जैसा तुम्हें दिख रहा है, क्वेश्चन को नज़रिया चेंज करके समझो। कैसे, ए के अंदर पॉइंट्स हैं जो किसी कर्व के ऊपर लाई करते हैं, बी के भी अंदर एक पॉइंट्स हैं जो किसी कर्व के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है।
इन दोनों की अगर मैं इंटरसेक्शन ले रही हूँ, यानी इन दोनों कर्व का मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन। और उस इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स आएंगे, वही तो इसके इंटरसेक्शन के सेट में होंगे। तो अब आप देख रहे हो कि एक सर्कल और एक एलिप्स के इंटरसेक्शन में 4 पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। दैट मीन्स ए और बी दो सेट की इंटरसेक्शन में 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। समझ आ गई बात? तो आंसर आपका क्या होगा, 4। हाउ मेनी पॉइंट्स? सो आंसर इज 4, यानी 4 पॉइंट इसके इंटरसेक्शन में लाई करेंगे, विच वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। आपने ये बना के देख लिया, आपको पता चल गया कि सर्कल और एलिप्स का इंटरसेक्शन 1 2 3 4 पॉइंट्स पे हो रहा है। ए पूरा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी पूरा एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए और बी की इंटरसेक्शन करें तो सिर्फ ये 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। सो दिस हैज़ 4 पॉइंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक लास्ट और क्वेश्चन देखिए इसमें। यस क्लास, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक सेट दिया है जिसके अंदर वो रियल नंबर्स है जिनका मोड 2 से कम होगा, इसके अंदर वो रियल नंबर्स है जिनका x-2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो ए और बी सेट आपको दे दिए एलिमेंट कंडीशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एलिमेंट वो इस सेट के अंदर आएंगे। तो ये प्रूफ करो, सॉरी ये भी गिवन है कि अगर ए यूनियन बी r-c हो, r-c क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ c, ठीक है ना। ये मैं बता देती हूँ सब्ट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं ना u माइनस ए, यानी a का कॉम्प्लीमेंट। तो u माइनस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे सच दैट जो आपके यूनिवर्सल सेट के हों बट a के अंदर ना हो, ठीक है ना। तो a कॉम्प्लीमेंट में वो कौन से एलिमेंट आते हैं जो a के अंदर ना हो, तो वो a कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। वैसे ये है r-c यानी c का कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू r, क्यों? क्योंकि दोनों में r आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन जो आज की वीडियो में आपको होमवर्क दिया है उसको सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से, और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए, ये सॉल्व करेंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।